Assalamualaikum. We're discussing about the nephrolithiasis, in which we discussed about what is actually nephrolithiasis, what are the sites of obstruction, what are the risk factors for nephrolithiasis, what are the types of stones, what are the clinical features for the stone presentation patient, and we discussed about the diagnosis, how we actually diagnose there is renal stone there, and how we locate it, and what we perform in case of when the patient cannot tolerate radiations, what we perform then. तो ये चीज़ें हमने देखी थी. अब हम इसका जो है ट्रीटमेंट पढ़ेंगे. तो ये आपका लॉन्ग केस आ सकता है. इन सर्जरी डिपार्टमेंट मोस्टली आता है. सर्जरी में मोस्टली पेशेंट्स एडमिटेड होते हैं ऑफ द रीनल स्टोन्स. मेडिसिन में आपको कम ही मिलते हैं. तो मेरे साथ एक लड़की थी. आई वॉज हैविंग द केस ऑफ कोलीलिथियासिस आई थिंक. और मेरे साथ एक लड़की थी, उसको किडनी स्टोन्स का आया हुआ था. एंड द वाइवा वॉज होल अबाउट किडनी स्टोन्स. मतलब किडनी स्टोन्स के लिए मोस्टली पेशेंट्स आपके नहीं भी होते, लेकिन कभी कभार हो भी जाते हैं. और वाइवा अगर किसी और चीज़ का हो रहा हो, लाइक ब्लैडर से रिलेटेड, प्रोस्टेट कैंसर से रिलेटेड या इस तरह से, तो वो किडनी स्टोन्स की तरफ आ जाते हैं वाइवा में. सो दे आस्क अबाउट ट्रीटमेंट, डैट इतने साइज़ का स्टोन होगा तो आप क्या करेंगे, हाउ विल यू प्रोसीड देन. तो फिर इसलिए ये इम्पॉर्टेंट होता है. ठीक है, तो अब हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं कि जनरल मेजर्स किसी भी स्टोन के लिए हमने जो लेने होते हैं वो क्या है. तो जनरल मेजर्स जो है फॉर ऑल टाइप ऑफ स्टोन्स क्या है कि पेशेंट की मेजर कंप्लेंट क्या होती है. दर्द की प्रॉब्लम, पेन है. हमने बताया ना किस तरह से पेन के साथ आ रहे होते हैं पेशेंट्स. तो एनाल्जेसिया देना है हमने उनको, एनाल्जेसिया देना है. सबसे पहले तो बेड रेस्ट का कहना है उनको. जो साइट ऑफ पेन है वहाँ पे वार्मथ अप्लाई करनी है. स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक्स देने हैं. लाइक हम इसमें आईवी मॉर्फिन दे सकते हैं, पारेंट्रल एनसिड्स देख सकते हैं, हम इसमें मॉर्फिन दे सकते हैं, डिक्लोफेनाक दे सकते हैं. फिर हमने क्या करना है, पानी पिलाना है. विगरस फ्लूइड हाइड्रेशन बेनिफिशियल इन ऑल फॉर्म्स ऑफ नेफ्रोलिथियासिस. तो बहुत ज़्यादा पानी चाहिए ताकि वो स्टोन पास हो जाए. देन हमने क्या करना है, स्टोन को पास करने के लिए एक तो पानी बहाना है. दूसरा हमने क्या करना है, अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स देने हैं, इन विच वी हैव टेम्सोलोसिन. ठीक है, तो टेम्सोलोसिन जो है ये हमारा होगा अल्फ़ा 1 ब्लॉकर विच फैसिलिटेट्स द स्टोन पैसेज. अल्फ़ा क्या कर रहा होता है, वो कंट्रैक्शन करवा रहा होता है, हमने रिलैक्सेशन करवानी है ताकि स्टोन पास हो जाए. फिर अगर वहाँ पे यूटीआईज़ हैं तो एंटीबायोटिक्स दे देंगे. अब वैसे तो हम इन सब पेशेंट्स को जो स्टोन के किडनी स्टोन्स के आते हैं उनको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करते. ठीक है, सर्जरी की जनरल ओपीडी में आपके पास पेशेंट्स आ जाएंगे. आप उनको समझा के भेजें कि आपने पानी की मकदार बहुत ज़्यादा कर देनी है, दिन में इतना इतना पानी पीना है. या आपको स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिया दे रहे हैं, इसको यूज़ करें अल्फ़ा 1 ब्लॉकर ताकि वो स्टोन पास हो जाए. अगर यूटीआईज़ के साथ हम यूटीआई का टॉपिक पढ़ेंगे, अगर उसी कंप्लेन के साथ पेशेंट आता है तो हम उसको एंटीबायोटिक्स भी दे के भेज देंगे और फिर कहेंगे खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. लेकिन ओपीडी के अलावा कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको हमने हॉस्पिटल में एडमिट करना है कि जी वही पेशेंट आ गया दोबारा से, नहीं ठीक हो रहा, मैंने बहुत दवाई इस्तेमाल कर लिया, पेन नहीं जा रही. या ये है कि एनयूरिया है, मतलब यूरिन नहीं आ रहा, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है. ठीक है, फिर क्या है कि पेन के साथ साथ यूटीआईज़ भी हैं और फीवर के साथ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता. तो फिर हमने जो है वो सोचना है कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा. अगर स्टोन जो है वो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, हमने पहले देखा था अगर 0.5 सेंटीमीटर से छोटा स्टोन होगा तो वो पास कर जाता होता है खुद ब खुद. लेकिन अगर 1 सेंटीमीटर से लार्ज हो जाता है तो वो खुद ब खुद पास नहीं करता. सो वी हैव टू परफॉर्म एनी इंटरवेंशन. तो कौन से लोगों को हम एडमिट करेंगे, जो कि ओरल मेडिकेशन से ट्रीट नहीं हो रहे, उनको यूरिन नहीं आ रहा और उनको जो है वो रीनल कॉलिक के साथ साथ यूटीआईज़ और फीवर भी है और उनका स्टोन जो है 1 सेंटीमीटर से बड़ा है. ठीक हो गया. तो ये हमारे हो गए कि जनरल मेजर्स. उसके बाद स्पेसिफिक मेजर्स आर बेस्ड ऑन द सेवेरिटी ऑफ पेन. अगर माइल्ड टू मॉडरेट पेन है तो हम हाई फ्लूइड इंटेक का कहेंगे, ओरल एनाल्जेसिया देंगे और इंतज़ार करेंगे
कि पेशेंट जो है वो स्टोन को खुद ब खुद पास करते। लेकिन अगर बहुत सीवियर पेन है, स्पेशली वॉमिटिंग नोज़िया के साथ पेशेंट आ रहा है और बुरी हालत में है, फिर हम उसको आईवी फ्लूइड्स देंगे, उसका पेन को कंट्रोल करेंगे, जल्दी जल्दी उसको जो है उसका KUB करवाएंगे, एब्डोमिनल रेडियोग्राफ, और IVP करेंगे, और ये देखेंगे कि जो है ना स्टोन जो है वो कौन सा है। ठीक है, विजुलाइज करेंगे स्टोन को, उसकी साइड देखेंगे कि कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है। अगर तो 3 दिन के अंदर अंदर हमारा स्टोन जो है वो पास नहीं करता स्पॉन्टेनियसली, तो हम यूरोलॉजिस्ट के पास उसको लेके जाएंगे पेशेंट को। ठीक हो गया। अब हमने कब सर्जिकल इंटरवेंशन करनी है? अगर ऑब्स्ट्रक्शन है वो कंटिन्यू रह रही है, परसिस्टेंट पेन है, हमने उसको नारकोटिक्स दिए, उसे फ़ायदा नहीं हो रहा, इन्फेक्शन के साइंस जो है वो आना शुरू हो गए हैं, किडनी फेलियर के साइंस आना शुरू हो गए हैं, और कंजर्वेटिव मेजर्स में उनसे फ़ायदा नहीं हो रहा, तो देन वी हैव द सर्जिकल ट्रीटमेंट। और सर्जिकल ट्रीटमेंट में यहाँ पे डिटेल नहीं दूंगी, क्योंकि सर्जरी में हमने इसकी डिटेल पढ़ ली है। यहाँ पे मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने डिस्कस करना था, बस मैं यहाँ से गो थ्रू करूँगी। सर्जरी में वी हैव, आपको पता है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी विच इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड। ये क्या होता है? एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल के नाम से पता चल रहा है कि आपने बॉडी को नहीं खोलना, बाहर से साउंड वेव्स देनी है। ठीक है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल बॉडी के बाहर से शॉक वेव, मतलब कोई वेव्स होंगी, साउंड वेव्स होंगी। लिथोट्रिप्सी मतलब स्टोन को ब्रेक डाउन करना है, तो बाहर से हम वेव्स देंगे, स्टोन जो है वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, फ्रेगमेंटेड हो जाएगा, और खुद ब खुद जो है वो स्टोन पास हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा वेव शॉक वेव लिथोट्रिप्सी हम कब करते हैं? जब स्टोन हमारा जो है वो 5 मिलीमीटर से 2 सेंटीमीटर की रेंज में हो। 5 मिलीमीटर टू 2 सेंटीमीटर्स की रेंज में हो, तो एक्स्ट्रा वेव शॉक वेव लिथोट्रिप्सी इज़ परफॉर्म, विच इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड टू बी परफॉर्म्ड। ठीक है, अगर लिथोट्रिप्सी से फ़ायदा नहीं हो रहा और हमारा स्टोन जो है वो 2 सेंटीमीटर से बड़ा है, then we perform the percutaneous or ureteroscopic nephrolithotomy। ठीक है, percutaneous मतलब स्किन के थ्रू हमने जाना है। ठीक है, और यूरेट्रोस्कोपिक का मतलब है कि स्किन के थ्रू नहीं जाना, हमने यूरेटर के थ्रू जाना है, नीचे से जाना है, और अंदर जाके हमने क्या करना है? किडनी में जाना है, और वहाँ पे जाके हमने स्टोन को तोड़ना है। तो दिस इज़ परक्यूटेनियस और यूरेट्रोस्कोपिक। यूरेट्रोस्कोपिक क्यों यूज़ किया है? कि वो हमारा एक यूरेट्रोस्कोप होगा, मतलब कि जो यूरेटर को व्यू करेगा, जैसे एंडोस्कोप होता है ना, वैसे ही उसे हम जाते हैं और वो उसको स्टोन को तोड़ते हैं। तो ये तब हम करेंगे जब हमारा स्टोन 2 सेंटीमीटर से बड़ा है। ठीक है, इनके प्रोसीजर्स की मैंने आपको एनिमेशंस भी साथ में ऐड कर दी थी सर्जरी पढ़ाते हुए, तो वो आपने अगर देखी है तो उससे आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। और फिर ये होता है कि अगर इन्फेक्शन हो गया है और रीनल सफिशिएंसी और फेलियर हो गया है, तो अर्जेंट इंटरवेंशन हम देते हैं नेफ्रोस्टोमी ट्यूब या स्टेंट के थ्रू। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो है वो एक और ऑप्शन होता है जो हम परफॉर्म करते हैं, दैट इज़ तो स्फीयर इन्फेक्शन के केस में क्या है? परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टोमी। ठीक है, और तो क्या है, अगर एक लास्ट ऑप्शन हमारे पास होता है ओपन सर्जरी, जो आजकल नहीं परफॉर्म करते, मोस्टली यही परफॉर्म करते हैं, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, जिसको हम ESWL कहते हैं, या परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी या यूरेट्रोस्कोपिक। ठीक है, अब रिकरेंसेस को प्रिवेंट करने के लिए हम पेशेंट को क्या समझाएंगे कि अब हमके स्टोन तो हमने निकाल दिया है, लेकिन आपने खुश नहीं होना, डाइटरी मेजर्स लेने हैं कुछ, क्योंकि स्टोन दोबारा बन सकता है। तो हम उसको क्या कहेंगे? हाई फ्लूइड इंटेक देंगे उसका, कि दिन में आपने 2 लीटर जो है ना वो इतना पीना है कि यूरिन वॉल्यूम 2 लीटर पर डे हो। फिर आपने प्रोटीन इंटेक कम करनी है, जिनमें क्योंकि उसमें आपके यूरिक एसिड स्टोन्स बनने के फिर से खतरा होगा, तो प्रोटीन इंटेक कम करनी है, एनिमल प्रोटीन। फिर उनको कहना है कि आप कैल्शियम तो कम ना करें, लेकिन मतलब बिल्कुल ख़त्म नहीं करना, लोअर करना है। ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से हाइपर ऑक्सिलूरिया हो सकता है, उसके स्टोन्स बन सकते हैं। तो एक तो पानी ज़्यादा पीना है, प्रोटीन इंटेक कम करनी है, और कैल्शियम को कम करना है।
कैल्शियम कम लेना है, ज़्यादा नहीं लेना, रिस्ट्रिक्ट नहीं करना। फार्माकोलॉजिकल मेजर्स हमारे क्या होंगे कि जो दवाइयाँ हमने पेशेंट को दे के भेजनी है, दीज आर थायाजाइड डायरेटिक्स। कौन सी डायरेटिक्स थी जो कि किडनी स्टोन्स बना रही थी? लूप डायरेटिक्स। और कौन सी जो है वो हम ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं? थायाजाइड डायरेटिक्स। ठीक है, तो ये यूरिनरी कैल्शियम को कम करेगा इन पेशेंट्स विद हाइपरकैल्सियूरिया। इसके अलावा हमारा क्या है, यूरिक एसिड स्टोन्स की कंट्रोल के लिए कौन सी दवाई यूज़ होती है गाउट के लिए? याद है, एलोपेरानॉल। ठीक है, जो यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को ही कम कर देगा। तो इसके ट्रीटमेंट की आपको समझ आई, हमने कैसे करना है, जनरल मेजर्स क्या लेने हैं, और आउट पेशेंट में किन लोगों को रखना है, किन लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करना है, स्पेसिफिक मेजर्स माइल्ड टू मॉडरेट के पेन में क्या लेने हैं और सीवियर पेन में क्या लेने हैं, सर्जिकल इंटरवेंशन में कौन कौन से ऑप्शंस हैं हमारे पास और हमने कब कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, कितना स्टोन होगा तो क्या करना है, और प्रिवेंशन के लिए हमने डाइटरी मेजर्स कौन से लेने हैं और फार्माकोलॉजिकल मेजर्स कौन से लेने हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट्स ट्रीटमेंट। सो इसका यूक्यू डिस्कस कर लें। अ यंग मेल प्रेजेंट्स इन द इमरजेंसी रूम विद सीवियर पेन इन द लेफ्ट फ्लैंक रेडिएटिंग टू लॉइन एंड ग्रॉइन। तो ये समझ आइए इसकी पेन की, लेफ्ट फ्लैंक से ग्रॉइन की तरफ रेडिएट कर रही है। पेन इज एक्सक्रूशिएटिंग एंड अनएबल टू पास यूरिन। दिस विल बी यूरोलिथियासिस। व्हाट इन्वेस्टिगेशन कैन यू कैरी आउट टू कंफर्म द डायग्नोसिस? सो सबसे पहले जो बेस्ट इनिशियल इज अल्ट्रासाउंड, एब्डोमिनल एक्सरे, KUB, किडनी यूरेटर एंड ब्लैडर प्लस पेल्विस, उसका हमने कर लिया। फिर हमारा जो है वो जो है गोल्ड स्टैंडर्ड मोस्ट एक्यूरेट CT स्कैन, KUB, IV यूरोग्राफी, देन वी हैव द CBC विद पेरिफेरल फिल्म, RFTs, यूरिया क्रेटिनिन वगैरह चेक कर लेंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, कैल्शियम, वो बाकी आपने जनरल लिख देना है सारा। ठीक है, यूरिन एनालिसिस, यूरिन कल्चर, और यूरिन एनालिसिस में हमने क्या क्या देखना है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए ना मोस्टली आपकी ये चीज़ें काम कर जाएंगी, बाकी आप जनरल लिख सकते हैं। देन इज़ अ ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट के लिए यू विल, मतलब इसमें आपको स्पेसिफिकली उन्होंने नहीं बताया कि इतना स्टोन है तो ये वो, ठीक है, यू विल जस्ट राइट द ट्रीटमेंट इन योर ओन वर्ड्स, लाइक जनरल मेजर्स आप क्या लेंगे, आप उसको माइल्ड टू मॉडरेट पेन में क्या करेंगे, सीवियर पेन में क्या करेंगे, और सर्जरी आप कब परफॉर्म करेंगे, कितना स्टोन होगा तो क्या करेंगे, और फिर उसको प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए आप उसके फार्माकोलॉजिकल और जो आपके जनरल मेजर्स होंगे, डाइटरी मेजर्स, वो क्या लेंगे। ठीक है, तो मेजर जो आपका है वो एनाल्जेसिया है, एंटीबायोटिक्स है, टेम्सोलिसिन आपने याद रखना है, पानी है, और ये सब कुछ। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूरोलिथियासिस। एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे जस्ट MCQs के लिए, और इसको हमने देखा था, याद है कहाँ पे देखा था हमने इसको? एक्यूट रीनल फेलियर में हमने देखा था कि इंट्रारीनल कॉज में था इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। तो इसमें इंटरस्टिशियम की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और इसके कॉजेज़ में जो आपने याद रखना है, जो MCQs में आता होता है, दैट इज़ मोस्ट कॉमन कॉजेज़ एलर्जिक रिएक्शन टू मेडिकेशंस। अब कौन सी मेडिसिन होती हैं जिनको एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है? डेट इज़ पेनिसिलिन, सेफ्लोस्पोरिन्स, सल्फा ड्रग्स, डायरेटिक्स लाइक फ्यूरिसमाइड, थायाजाइड डायरेटिक्स, एंटीकोगुलेंट्स, फेनेटोइन, रिफेम्पिसिन, एलोपेरानॉल, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। अब इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकता है, लाइक बच्चों के अंदर स्ट्रेप्ट का इन्फेक्शन है, लेजियोनेला का इन्फेक्शन है, कोई वास्कुलर डिजीज़ भी हो सकती है कोलेजन की, लाइक सार्कोडोसिस, ऑटोइम्यून डिजीज़ भी हो सकती हैं, SLE, जॉकरन। क्लिनिकल फीचर्स क्या है कि इसमें जो मेन चीज़ आती है दैट इज़ इओजिनोफिलिया एंड रैश। ये आपने नहीं भूलना, क्योंकि एलर्जिक रिएक्शन है तो रैश होगा, इओजिनोफिलिया होगा। बाकी डायग्नोसिस में वही है, RFTs करवा लेंगे। यूरिन एनालिसिस में जो इसका मेन है ना, जो कि इसकी प्रॉपर हिस्ट्री एंड फाइंडिंग के थ्रू इसकी डायग्नोसिस होती है, वो है यूरिन में इओजिनोफिल्स हमें मिलते हैं, WBCs और वाइट सेल कास्ट मिलते हैं। मतलब मेन चीज़ आपने ये याद रखनी है। अब आपने कैसे डिफ्रेंशिएट करना है कि एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस है या एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस है। तो रीनल बायोप्सी आपको हेल्प करेगी। ठीक है, उसके बाद ट्रीटमेंट इसका क्या होगा? ऑब्वियसली वो जो ड्रग है, वो जो इन्फेक्शन है, वो जो डिज़ीज़ है, उसको अगर ट्रीट करेंगे आप
तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, और अगर इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट कर लें। तो ये चीज़ें यूजिनोफिल्स आपने नहीं भूल लें। तो डायग्नोजिंग इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस टेबल देख लें। इन सेटिंग ऑफ रीसेंट इन्फेक्शन or a new medication, look for allergic symptoms like rash, fever, and signs of AKI. Diagnosis of interstitial nephritis can be made if patient is known to have exposed to one of the offending agents, ठीक है, जो हमने पढ़े हैं, और प्लस रैश, फीवर, acute renal insufficiency and eosinophilia. Acute versus chronic interstitial nephritis. Acute में क्या होगा, रैपिड डिटोरेशन होगी रीनल फंक्शन की, और इंटरस्टिशियल यूजिनोफिल्स और लिम्फोसाइट्स आपको मिल सकते हैं। क्रॉनिक जो है आहिस्ता आहिस्ता होगा, इट इज़ एसोसिएटेड विद फाइब्रोसिस एंड एट्रोफी ऑफ द इंटरस्टिशियम, ठीक है, क्योंकि क्रॉनिक चल रही है इन्फ्लेमेशन इस वजह से। तो डिविजन के टेबल्स देख लें। कॉम्पोजिशन ऑफ द रीनल स्टोन्स, कैल्शियम ऑक्सलेट 60% होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट 15% होते हैं, यूरिक एसिड जो है वो 10% होते हैं, स्ट्रूवाइड स्टोन्स जो होते हैं मैग्नीशियम एमोनियम फॉस्फेट 15% होते हैं, सिस्टीन 1% होते हैं। These are the predisposing factors for the kidney stones. Environmental and dietary causes, in which we have the low urine volumes, low fluid intake, diet with high proteins, high sodium, low calcium, high oxalate, high urate, and low citrate excretion. Acquired causes include hypercalcemia of any cause, जो हमने देखी हैं कि कौन कौन सी causes हो सकती हैं, और we have the ileal disease of resection and renal tubular acidosis. Congenital inherited causes include familial hypercalciuria, medullary sponge disease, cystinuria, renal tubular acidosis type 1, and primary hyperoxaluria. This is a CT scan of the kidneys, ureter and bladder, showing the staghorn calculi in left kidney. Like it can be viewed here, CT scan. Okay. Investigations include stones, in which we will check for its chemical composition, blood sample in which we will test about the calcium, phosphate, uric acid, urea electrolytes, bicarbonate, parathyroid hormone. In urine we will check for the proteins, blood glucose and amino acids, and in 24-hour urine collection we will see for the urea creatinine levels, sodium calcium oxalate and uric acid levels. Indications or intervention to manage and remove stones from the urinary tract. If there is obstruction or anuria, we will perform emergency nephrostomy or stent. If there is pyonephrosis associated with stone, we will perform emergency nephrostomy or stent. If there is stone in the patient with solitary kidney, we will perform the lithotripsy or ureteroscopy. If there is severe pain and persistence of stone in the renal tract, we will do the same. And if there is pain and persistence of stone in renal tract, we will perform the same things. Elective, if there is severe pain, we will perform urgent, and if there is pain and persistence with no severe pain, then we will perform elective or cutaneous. Okay, ये सारे options हमारे पास होते हैं depending upon the size of stone. Measures to prevent the calcium stone formation. First of all is a diet. क्योंकि कैल्शियम स्टोन सबसे कॉमन होते हैं, सो वी हैव टू प्रिवेंट देम. डाइट क्या होनी चाहिए? फ्लूइड इंटेक बहुत ज़्यादा होना चाहिए, 3 से 4 लीटर का होना चाहिए. सोडियम रिस्ट्रिक्ट इंटेक, प्रोटीन मॉडरेट, कैल्शियम मॉडरेट, नॉट सो हाई. अवॉइड कैल्शियम सप्लीमेंट्स, गुड कैल्शियम इंटेक, नॉट टू मच. ऑक्सलेट, अवॉइड the foods rich in oxalate like spinach. Drugs, avoid the drugs जो कि कैल्शियम हाइपरकैल्सीमिया करवाती हैं. तो कौन सी हम ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करेंगे ड्रग्स? कौन सी ड्रग्स हम ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करेंगे? हम पढ़ चुके हैं थायजाइड, एलिपिरानॉल, एंड अवॉइड द विटामिन सी एंड डी सप्लीमेंटेशंस. तो ये हमारी डाइट है जिसमें फ्लूइड, सोडियम, प्रोटीन, कैल्शियम, ऑक्सलेट का ख्याल रखना है, और ड्रग्स हैं जिसमें वी हैव द थायजाइड, डायरेटिक्स, एलिपिरानॉल, एंड अवॉइड द सप्लीमेंटेशंस.
अब ये जो है ना, ये ऊपर वाली जो फिगर है इसमें लिथोट्रिप्सी परफॉर्म की जा रही है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। इन्होंने थोड़ा बताया हुआ है कि अगर रीनल पेल्विस और किडनी में है तो हम ये परफॉर्म करेंगे, अपर यूरेटर में है तो ये परफॉर्म करेंगे, और लोअर यूरेटर में हमारा ये है, ब्लैडर में है तो दिस वन, ओपन सर्जरी, परक्यूटेनियस और सिस्टोस्कोपिक। ठीक हो गया। ये जो हमने टॉपिक पढ़ा है एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, इसकी कॉजेज़ लिखी हुई हैं एलर्जिक, इसमें ड्रग्स की एलर्जी हो जाती है, पेनिसिलिन्स, एनसिड्स, प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स, मिसाइलेजिन। इम्यून में देख लें, इन्फेक्शंस और टॉक्सिक। कॉजेज़ ऑफ क्रॉनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, acute interstitial nephritis, glomerulonephritis, immune problems, toxic problems, drugs, infections, congenital and metabolic. So this is all about this topic. Next, in the next topic we will discuss about the renal cancer.